जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जुनून चाहिए, बस इरादों में जुनून चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ देखते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। ऐसा सरल स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, आप जीवन भर इसे भूल नहीं पाएंगे। देखते हैं दांत की संरचना। इसमें देखेंगे ये दांत आपने देखे होंगे, दांत कई प्रकार के होते हैं। अभी एक हमारे पीछे भी चित्र बना हुआ है दांत की संरचना। ये मसूड़ा जो होता है, मसूड़ों में फंसे हुए जो दांत होते हैं, सभी संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को हम दांत कहते हैं, टीथ कहते हैं। और ये पीछे वाले दांत हैं, चौड़े वाले दांत होते हैं, ठीक है, जो भोजन को चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। लेकिन ये जो दांत हैं ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने इनका काम करते हैं। तो दोनों प्रकार के दांतों की हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई हुई है। अब इनकी हम टीएस देखते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, दांत में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, हमारा जो दांत है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा दांत की जो सफेद संरचनाएं होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी टीएस। अगर हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इसके अंदर एक गुहा होती है, इस गुहा को हम कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं, या हम पल्प गुहा इसको बोल सकते हैं। जो दांत में बिल्कुल मध्य में क्या होती है, जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, उसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। और इसके इसी में जो ब्लड वाहिकाएं हैं, रुधिर वाहिनी हैं, तंत्रिकाएं हैं, ये इसमें पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियां भी इसमें उपस्थित होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं भी इसमें प्रेजेंट रहती हैं। इनका जो संबंध है वो सीधे किससे होता है? इनका जो संबंध है वो सीधे मस्तिष्क से होता है, जो तंत्रिकाएं इनसे निकलती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पल्प कैविटी को घेरे हुए जो आवरण होता है, पल्प कैविटी के चारों तरफ जो आवरण होता है, इस आवरण, ये आवरण किन कोशिकाओं का बना होता है? तो यह आवरण ओडोंटोब्लास्ट, किसका? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ओडोंटो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अलावा इस आवरण के चारों तरफ भी एक आवरण और होता है, या एक स्तर और होता है। इस स्तर को क्या कहते हैं हम? इस स्तर को हम कहते हैं डेंटाइन का स्तर। कौन सा? डेंटाइन लेयर्स इसको बोलते हैं, या इसको हम डेंटाइन स्तर कहते हैं। और सबसे बाहर की तरफ जो सफ़ेद रंग की कठोर संरचना होती है, सबसे ऊपर की ओर, दांत के सबसे ऊपर की ओर जो कठोर संरचना होती है, यह कठोर संरचना कहलाती है क्या? एनेमल। ये कठोर संरचना क्या कहलाती है? एनेमल। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों का, या हम कह दें शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा है, कठोरतम भाग क्या है, पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में सबसे जो कठोर चीज पाई जाती है वो क्या होता है? तो वह दांतों का एनेमल होता है, ये याद रखना है। तो इतनी संरचनाएं। और ये जो हमने बगल में बनाए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहेंगे गम। गम माने मसूड़े। तो ये क्या कहलाते हैं? मसूड़े कहलाते हैं, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? गम बोल सकते हैं। ये संरचना है, इसकी दांतों की संरचना है। वैसे ये अनुप्रस्थ काट है। वैसे अगर हम देखें तो दांत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वो कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है? क्राउन, जिसे हम शिखर भी बोल सकते हैं। यह दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग है, सफ़ेद होता है और मसूड़ों से बाहर भी निकला रहता है, ठीक है। इसके मध्य वाला जो भाग होता है वो नेक कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक या ग्रीवा। और जो सबसे नीचे का अंदर वाला भाग है ये इसका रूट कहलाता है, या जड़ कहलाता है। तो दांतों की संरचनाओं में 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। रूट वाला भाग कहाँ होता है? तो यह जबड़ों की अस्थियों के गड्ढों में धंसा रहता है। नेक वाला भाग मसूड़ों के बीच में होता है, क्राउन वाला भाग सबसे ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है। अब अगर हम देखें कि जो मनुष्य के दांतों की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। तो मनुष्य की दांतों की जो विशेषताएं हैं
उसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका गर्त दंती। क्या आ जाएगा? गर्त दंती। गर्त माने क्या होता है? गड्ढा। ठीक है, तो मनुष्य के दांतों की विशेषताएं होती हैं कि मनुष्य के दांत अस्थियों के जबड़ों, जो जबड़े होते हैं उनकी जो अस्थियां हैं उनके गड्ढों में धसे होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? गर्त दंती। दूसरी जो मनुष्य के दांतों की जो दूसरी विशेषता है वो है द्विबार दंती। क्या है? द्विबार दंती। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य के दांत हैं वो अपने पूरे जीवन काल में 2 बार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। तीसरी जो दांतों की विशेषता है वो क्या है? तो वो रहेगी कौन सी? विषम दंती। तीसरी विशेषता क्या है दांतों की? ये तीनों विशेषताएं किसकी हैं? मनुष्य के दांतों की हैं। तीसरी विशेषता विषम दंती। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य के जो दांत हैं वो अलग अलग संरचनाओं वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको विषम दंती कहते हैं। गड्ढे में धसे होने के कारण गर्त दंती, 2 बार उगने के कारण द्विबार दंती, और अलग अलग होने के कारण विषम दंती। अब जो विषम दंती दांत हैं, जो विषम दंती दांत होते हैं वो किस टाइप से होते हैं ये भी देख लें। तो जो विषम दंती दांत हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कौन सा? कृंतक। कौन से? कृंतक। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर। क्या बोलते हैं इनको? इंसाइजर कहते हैं या कृंतक कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो दांत हैं, ठीक है, इनको कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। या इनको हम क्या बोलते हैं? कैनाइन। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के दांत हैं, ठीक है, ये होते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। और इसको बोलते हैं हम प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और जो चौथे होते हैं इनको बोलते हैं चवर्णक। और ये कैसे होते हैं? इनको क्या क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं मोलर। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? विषम दंती। विषम दंती का अर्थ है जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक इंसाइजर, रदनक कैनाइन, अग्रचवर्णक प्रीमोलर और चवर्णक मोलर। अब ये चारों प्रकार के दांतों की विशेषता ये होती है कि जो कृंतक हैं, सामने के जो हमारे दांत हैं 4 ऊपरी और 4 निचले, ये कौन से कहलाते हैं? कृंतक। इनका क्या काम होता है? तो इनका काम है काटने का काम होता है। ठीक है, किसी भी चीज को काटते हैं, जैसे सेब खा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? सेब को क्या सीधा खाएंगे? सेब खा रहे हैं तो क्या करेंगे? हम उसको काटेंगे। तो कृंतक दांतों का काम है काटना। ठीक है, फिर रदनक कैनाइन। कैनाइन जो रदनक दांत होते हैं ये ज्यादा ही छेनी की भांति नुकीले होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? चीरने फाड़ने का काम होता है। तो जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके रदनक ज्यादा विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता में जो दांत बाहर निकले रहते हैं, कुत्ते के दांत जो बाहर निकले रहते हैं वो कौन से हैं? रदनक दांत। आपने शेर में देखा होगा दांत बाहर निकले रहते हैं, वो कौन से दांत हैं? और लंबे होते हैं, अन्य दांतों की अपेक्षा लंबे होते हैं, तो वो कौन से हैं? रदनक दांत हैं। क्योंकि वो मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इसलिए रदनक दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, ज़्यादा नुकीले होते हैं। मनुष्य में ये नुकीले तो होते हैं, लेकिन मांसाहारी प्राणियों की तुलना में ये दांत थोड़े से अंदर की ओर होते हैं। आपने राक्षस देखे होंगे, टीवी में दिखाया जाता है राक्षस कैसे होते हैं? तो जिनके दांत बाहर निकले हों वही राक्षस हैं। आपने कोई भी राक्षस का चित्र देखा होगा टीवी में, देखा है सभी ने? तो राक्षस में कौन से दांत? रदनक दांत बाहर। राक्षस माने मांसाहारी प्राणी। ठीक है, तो उनके कौन से दांत बाहर निकले रहते हैं? रदनक वाले, कैनाइन वाले। समझ गए होंगे आप लोग। अग्रचवर्णक प्रीमोलर जो दांत होते हैं ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं ऊपर से। कैसे होते हैं? फ्लैट। इनका काम क्या है? भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। किसका? प्रीमोलर का। और जो सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं जिनको हम चवर्णक कहते हैं, मोलर कहते हैं, जो हमारे जबड़ों में सबसे पीछे की ओर दांत होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? चवर्णक, मोलर कहते हैं इनको। इनका काम क्या है? ये होते संरचना में इन्हीं की भांति हैं और इनमें 4 फोल्ड होते हैं, ऊपर की ओर 4 कस्प होते हैं, माने ओभार, 4 ओभार। जैसे कि ये जो चित्र बना हुआ है ये चवर्णक दांतों का है, मोलर दांतों का है, और ये जो चित्र बना हुआ है ये आपका कृंतक और इंसाइजर टाइप्स का है। ठीक है, तो इसमें इनका काम क्या है? तो इनका काम है और ज्यादा पीसना, टुकड़ों में तोड़ना। किसका काम हो गया? आपका प्रीमोलर का। और मोलर का काम क्या हो गया? उसे बिल्कुल पीस देना, ये काम होता है, ये वर्क होता है। अब आपको हम इसमें बता दे रहे हैं क्या? अब आपको बता रहे हैं दंत सूत्र। क्या बता रहे हैं? दंत सूत्र भी होता है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला समझेंगे अपन। तो डेंटल फॉर्मूला में
जो आप देखेंगे दूध के दांतों का अलग होता है डेंटल फॉर्मूला, और जो स्थायी दांत होते हैं इनका अलग होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दूध के दांतों का दंत सूत्र। ठीक है, किसका देख रहे हैं हम? दूध के दांतों का दंत सूत्र। दंत सूत्र को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? डेंटल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला समझ लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है? आपने क्या देखा कि हमारे जो जबड़ा है पूरा, तो इसमें ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचला जबड़ा होता है। तो यहाँ पर ऊपरी दांत आएंगे ऊपर की ओर, पहले इंसाइजर आता है, फिर कैनाइन आता है, फिर प्रीमोलर आता है, फिर मोलर आते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार आएंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनटू 2 का यहाँ गुणा करेंगे। अब चूंकि अब हम देख लेते हैं इंसाइजर दूध के दांतों की संख्या देख रहे हैं, तो इंसाइजर कितने होते हैं? तो इंसाइजर 2 रहेंगे। आधे, ध्यान दें, ऊपरी आधे जबड़े के दांत हैं जी। ठीक है, फॉर्मूला में अगर यहाँ लिखना भी है अगर आपको कि दंत सूत्र बराबर ऊपरी आधे जबड़े के दांत बटे निचले आधे जबड़े के दांत इंटू 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं बच्चों में? 1, और प्रीमोलर कितने होते हैं? 2, और मोलर जो दांत हैं वो बच्चों में 0 होते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इंसाइजर 2, कैनाइन 1, मोलर प्रीमोलर 2 और मोलर 0 इंटू 2। आप क्या देख रहे हैं? ऊपरी आधे जबड़े के दांत, तो 2 और 1 3 और 2 5, तो यहाँ हो जाएंगे 5 और 5 हो जाएंगे जे इंटू 2। यहाँ आप लोग ध्यान दें, ऊपरी आधे जबड़े के दांत हैं जी, ऊपरी आधे जबड़े के दांत 5 हैं, तो ऊपरी पूरे जबड़े के कितने होंगे? 10 होंगे ना, तो 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे ही निचले आधे जबड़े के दांत कितने हैं? 5 हैं, निचले आधे जबड़े के दांत 5, और पूरे निचले जबड़े के दांत कितने होंगे? तो 10 होंगे, तो 10 ये आ जाएंगे। ठीक है, और ये ऊपरी जबड़े के दांत हैं 10, ऊपरी जबड़े में कितने दांत हैं? 10, और निचले जबड़े में कितने दांत हैं? 10, तो 10 और 10 कितने हो गए? तो टोटल कितने रहेंगे? 20। आप लोगों को यहाँ भाग नहीं दे देना है, सर को आ नहीं रहा है 10 से 10 काट दो, ऐसे नहीं करना है। आप क्या हैं जी, काटना नहीं है ना भाग देना, मैथ नहीं पढ़ा रहे हम। ठीक है, आपको क्या करना है? 10 ऊपरी जबड़े के हैं और 10 निचले जबड़े में हैं, तो क्या होंगे? 20 होंगे कि नहीं? तो 20 किस में होंगे? बच्चों में होंगे। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्थायी दांतों का, दूध के दांतों का दंत सूत्र। अब क्या देख रहे हैं हम? स्थायी दांतों का। ठीक है, किसका देख रहा है? स्थायी दांतों का दंत सूत्र देख रहे हैं। तो इसी प्रकार निकालेंगे अपन। ऊपरी आधे जबड़े के दांत निकालते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं? 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3 होते हैं मोलर इनमें, और 2, 1, 2 और 3, ये इस टाइप से रहेंगे। ऊपरी आधे जबड़े के दांत गिन लो, 3 2 5 1 6 2 8 ऊपरी आधे जबड़े के दांत, निचले आधे जबड़े के दांत। अगर आधे जबड़े में 8 हैं तो पूरे जबड़े में कितने होंगे? 16 होंगे। ठीक है, ऐसे निचले जबड़े में, आधे निचले जबड़े में 8 हैं दांत, तो पूरे निचले जबड़े में कितने होंगे? 16। ऊपरी जबड़े के 16 दांत और निचले जबड़े के 16 दांत, कितने हो गए टोटल? 32 दांत। तो कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक चीज और समझ लो आप लोग, जो मोलर दांत होते हैं इसमें जो सबसे अंतिम मोलर है उसको हम अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, विजडम टीथ, जो कि अब क्या हो गया? एक अवशेषी अंग हो गया। अब हमारी जो पहले जैसी दाढ़ होती थी अब वो वैसी पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं होती है। आखिरी मोलर दांत जो है बिल्कुल एंड में जो होता है वो क्या है? अक्ल दाढ़ है। तो ये अक्ल दाढ़ लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक ये बच्चों में निकल आती है। जब वो वयस्क में कन्वर्ट होते हैं उस समय निकलती है। तो पूरी दाढ़ जो है वो कभी विकसित नहीं होगी अक्ल दाढ़, तो ये अवशेषी अंग में निकलेगी। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और पूरा जो भी आपका डाउट हो आप हमें कमेंट करके
पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।